गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। व्हाट अ स्मॉल वर्ड का मतलब है, सपोज आप मुझे यहाँ फोन के थ्रू देख रहे हो, ठीक है। एक दिन आप अपने घर के आसपास किसी बाजार में जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो, कुछ सब्जी टिंडे तोरी कुछ खरीद रहे हो और मैं वहां पे आपको मिल जाती हूँ। अरे वाह, आप क्या बोलोगे, व्हाट अ स्मॉल वर्ड मैम। आपको फोन में देखते थे, अब असलियत में सामने भी मिल लिए। इसको कहते हैं व्हाट अ स्मॉल वर्ड। कितनी छोटी सी दुनिया है ना। व्हाट अ स्मॉल वर्ड, कितनी छोटी सी दुनिया है, आप और हम मिल पाए, तो दैट इज व्हाट अ स्मॉल वर्ड। व्हाट अ कोइंसिडेंस, एकदम से किसी से मुलाकात हो जाना। चलिए, सबका आंसर सही है तो समझ आ गया आपको। 82 डाउन द रोड, कितना आसान है। डाउन का मतलब ये वाला एरो होता है, तो आगे की तरफ देखो, मैंने इमेज में क्या लगाया, लंबा सा रोड आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो डाउन द रोड आगे की तरफ। और आगे की तरफ किसको कहते हो, फ्यूचर को, ना पास्ट को, ना प्रेजेंट को, ना निश्चित समय को, आगे की तरफ यानी फ्यूचर में। जैसे डाउन द रोड यू विल लर्न इंग्लिश, है ना। इन फ्यूचर यू विल इंप्रूव, यू विल लर्न, you will get through, you will grab the concepts of English completely. So that is in future. Next बेटा 83 रेजिंग आईब्रोज। सिर्फ इस इमोजी को अपने दिमाग में बिठा लो, समझ जाओगे। आईब्रोज रेज कर रखा है, यानी पूरा ही सरप्राइज में है। ये हुआ क्या, मैं तो इस तरीके से कर भी नहीं सकती भाई, मार्कर वार्कर से करना पड़ेगा, असली में तो अपने बस की बात ही नहीं है। तो ये फीलिंग को कहते हैं सरप्राइज। सरप्राइज जो एकदम देख के हैरान सा हो जाए। क्रिटिसाइज किसी की इंसल्ट, आलोचना होता है। सपोर्ट सहारा बनना, इंस्ट्रक्ट काम करने का तरीका सिखाना। तो सही क्या हुआ, शो सरप्राइज, हैरानी दिखाना। कोस्ट एन आर्म एंड लेग, अब ध्यान से सुनो इसमें मैं बहुत बार अपने बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूं कि कोई आपको सरकारी नौकरी, बहुत बड़ी चीज हमने बना रखी है अपने मन में। मैंने अभी एक वीडियो भी शेयर की थी फेसबुक पे, जिसमें एक छोटे बच्चे के पास दोनों हाथ नहीं है और फिर भी वो जीवन काट रहा है, खा रहा है, जी रहा है, काम कर रहा है, बहुत रोता बिलखता हुआ नहीं वो दिख रहा है। लेकिन जिनके दोनों हाथ सलामत है ना, वो इससे ज्यादा रोते हुए मिल जाएंगे, इससे ज्यादा गालियां देते हुए मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखते हुए मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान ने हाथ दिए उल्टे काम करने के लिए तो उस वीडियो से भी मैं ये समझा रही हूं कि इस बच्चे के पास हाथ नहीं है, फिर भी ये कितने सुकून में है। मैंने बहुत सारे दोनों हाथ वाले लोगों को भी रोते हुए देखा है। तो जीवन में सेटिस्फेक्शन ना अपने हाथ में होता है। तो सरकारी नौकरी कुछ बच्चों ने बहुत बड़ी बात बना रखी होती है कि अरे नौकरी मिल जाए ना तो बस ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसे। ठीक है, बात बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि जीवन से भी ऊपर हो, है ना, सोचने की बात है। तो मैं ऐसे बच्चों को अगर बोलूं भाई आपको ना अफसर लगा देंगे, बस एक हाथ और एक पैर देना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक हाथ और एक पैर आप मुझे दे दो, मैं आपको सरकारी नौकरी दे दूंगा सोच के देखो, 100 लोगों को ये ऑफर मिलेगा ना, तो उनमें से शायद कोई एक, बिल्कुल जिसका हिसाब ही बिल्कुल अलग है, वो शायद एक्सेप्ट करेगा। 99 लोग मना कर देंगे, नहीं भाई नहीं चाहिए नौकरी, हाथ पैर होंगे तो कुछ भी करके कमा के खा लूंगा। तब ये लाइन बोलेंगे, हाथ पैर होंगे तो कुछ भी कमा के खा लूंगा। जब तक हाथ पैर है तब तक ये भरोसा नहीं है कि कुछ भी कमा के खा लूंगा, तब तो नौकरी चाहिए, है ना। तो कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत एक हाथ और एक टांग देने के बराबर हो। तो यार ये बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी है, नहीं चाहिए, रखो अपने पास, अपने को नहीं चाहिए, है ना। तो बोलेंगे बहुत महंगी, बहुत महंगी, इतना महंगा कोस्ट नहीं बनता इस चीज का, तो दैट इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो सरकारी नौकरी इतनी महंगी भी नहीं है कि आप अपना हाथ और पैर दे दें, है ना। मेहनत करो, हाथ पैर सलामत रहे, नौकरी नहीं भी मिली तो बहुत कुछ कर लोगे भाई। तो कॉस्ट एन आर्म एंड बहुत महंगा, बहुत महंगा, नुकसान का सौदा, दैट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ओके, बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी अब गेंद आपके पाले में है, यानी डिसीजन अब आपको लेना है। इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन, गेंद अब आपके पाले में है। बहुत आसान है, ये तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन। ये लो, पेपर टाइगर क्या है, पेपर टाइगर, कागज का बना टाइगर, खा थोड़ी सकता है। हाँ, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट, यही आपका सही आंसर है। कोई ऐसा जो दिखता है बहुत ताकतवर पर असली में है नहीं।
जो दिखता है बहुत ताकतवर पर असली में है नहीं, तो दैट इज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट। ठीक है ना? तो कोई ऐसी चीज, पेपर का टाइगर, कागज का बना हुआ टाइगर, सोचो ना, फूक मारो उड़ जाएगा, तो दूर से तो लगेगा टाइगर है, पर पास गए तो कुछ भी नहीं था, है ना? तो उस सेंस में आता है। चलो बेटा 87, लिली लीवर्ड, ये देखो ये फूल है, दिस इज लिली, और लीवर मतलब इस तरीके से यहीं कहीं इधर होगा। कितना नाजुक सा है, हवा का झोंका भी आएगा तो टूट जाएगा लीवर, खिंड खिंड जाएगा। तो लिली लीवर्ड कौन है भाई? जो ब्रेव नहीं है, जो ताकतवर नहीं है। आउटरेजियस होता है गुस्सैल, कॉमिकल होता है मजाकिया। ब्रेव एंड करेजियस, बहादुर साहसी नहीं। जो ब्रेव नहीं है, नाजुक सा है ना ये फूल, देखो इसका जो लीवर है कितना नाजुक है, ऐसे अपने फूक भी मारी तो टूट के गिर जाएगा। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक है। चलिए नेक्स्ट, ईट लाइक अ बर्ड। कुछ बच्चों को, मेरे स्टाफ में 2-3 लड़कियां हैं ऐसी, मैं जनरली 20, 22, 25 साल के बच्चों को जो है नौकरी पे रखना पसंद करती हूँ, बुरा मत मानना। वो थोड़ा एनर्जी और जोश से लगे रहते, थकते नहीं है। नहीं तो हमारा जो काम है ना वो इतना ज्यादा है कि कुछ लोगों का हेक्टिक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। तो 2 लड़कियां हैं, एक 22 साल की होगी शायद और एक 23 साल की, ऐसी सी उम्र है उनकी। उनमें से एक को मैं कहती हूँ चिड़िया जितना खाती है। क्या बोले? इसका खाना तो चिड़िया बराबर है बस। तो दैट इज ईट लाइक अ बर्ड, इतना कम खाती है जितना चिड़िया खाती है। तो दैट इज ईट लाइक अ बर्ड, ईट वेरी लिटिल, बहुत ही कम खाता हो जो, ईट वेरी लिटिल। द डॉग डेज, गर्मी के दिनों को कहते हैं, जो अब आएंगे, अब अप्रैल में, मई में, जून में जो आएंगे ना, उसे कहते हैं डॉग डेज। अब डॉग डेज का गर्मी से क्या लेना देना मैम? डॉग डेज का गर्मी से क्या लेना देना? ये इडियम कैसे बन गया? डॉग शब्द ना मेहनत को दिखाता है इंग्लिश में। डॉग शब्द इडियम्स में जहां भी आएगा किसको दिखाएगा बेटा? मेहनत को दिखाता है, मेहनत को। और जब मेहनत करेंगे तो पसीना आएगा ना, गर्मी लगेगी। तो वहां से डॉग डेज का मतलब मेहनत, पसीना या गर्मी निकाल रखा है। चलिए 90, बनाना रिपब्लिक। देखो कोई बुजुर्ग है या छोटा बच्चा, 3 महीने का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, मतलब जिसके भी दांत नहीं आए हैं उसको भी केला खाया जा सकता है, वो भी केला खा सकता है, बनाना को वो खा सकता है, इतना सॉफ्ट फ्रूट है। आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो भी आप बनाना को खा सकते हो। तो बेसिकली बनाना रिपब्लिक यानी इतनी नाजुक सी रिपब्लिक, इतनी कमजोर रिपब्लिक। बनाना जितनी है ऐसी पिच नाजुक सी रिपब्लिक, एकदम कमजोर सी, है ना? तो दैट इज बनाना रिपब्लिक। अ स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, कमजोर सरकार हो जिनकी, है ना? मोदी जी को दबंग कहते हैं लोग, जिनकी कमजोर सरकार हो उसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। नेक्स्ट, प्राइम द पंप। अब ध्यान से देखो, ये हैंड पंप है। पहले के जमानों में घरों में हुआ करते, गलियों में, नुक्कड़ में हुआ करते, और पब्लिकली लोग इकट्ठा जाकर के पानी भरा करते। अब तो घर घर में टैप, टूटियां वगैरह लग गई हैं, तो ये टाइप की चीज हो सकता है, पता नहीं देखी हो या दिखती हो आप लोगों को, ना दिखती हो, गांव में तो पक्का रहते हो तो देखी होगी। तो इसको कहते हैं प्राइम। ये जो ऐसे ऐसे करते हैं, प्राइम। किसको प्राइम कर रहे हैं? पंप को प्राइम कर रहे हैं। प्राइम द पंप। अब पंप को प्राइम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे करेंगे तो ही तो पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो ही तो पिएंगे। तो प्राइम द पंप का मतलब टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू सक्सीड, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड। कोई काम करना जिसके बदले में कोई आपको फल मिले, कोई भुगतान मिले, कोई पैसा मिले। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, यू आर ऑल्सो प्राइमिंग द पंप फॉर गेटिंग द जॉब, है ना? आप पंप को प्राइम कर रहे हो ताकि आपको क्या मिले? जॉब मिले। तो एक ऐसा काम करना जिसके बदले में कोई और सफलता आपको लग रहा हो कि मिल जाएगी। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन कलर जलन को दिखाता है इंग्लिश में। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन कलर जलन को दिखाता है, जलन को। तो जलन से रिलेटेड ऑप्शन लो, ये रहा बीइंग जेलस। जॉयस तो खुशी को दिखाता है। फीलिंग बैड अबाउट, दुख होना नहीं। फीलिंग लकी, लकी महसूस करना नहीं, जलन। ग्रीन कलर जेलसी को दिखाता है बच्चों। ईडियम में कहीं भी ग्रीन कलर आ जाए ना, समझ जाना जेलसी को दिखा रहा है। कॉल इट अ डे, ध्यान से सुनो।
कॉल इट अ डे का मतलब है, सपोज मैंने आज आपको पहली बार होमवर्क दिया, आज से पहले मैंने आपको कभी होमवर्क नहीं दिया था, टुडे इज द फर्स्ट डे कि मैंने 15 फरवरी वाले बैच में क्या दिया है, होमवर्क दिया है। तो ध्यान, कल देखेंगे कौन कौन करके लाता है, सुनो ध्यान से। कल पूछूंगी आते ही किस किसने किया किस किसने नहीं किया, उससे अच्छे बुरे बच्चे छट जाएंगे, पढ़ाकू सिंसियर छट जाएंगे, जो नहीं करके लाएंगे वो उनका कुछ मैं नाम रखूंगी, मैं बहुत 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 शरारती हूं कुछ मामलों में, है ना। कॉल इट अ डे। अब सपोज मैंने आपको 250 क्वेश्चन करने के लिए दिए, जो जो बच्चे के 250 क्वेश्चन हो जाएंगे बोले यस आई डिड इट, आई हैव डन इट, दैट इज कॉल इट अ डे। कोई काम आपको दिया और वो आपने पूरा कर दिया, तो उसके बाद तो अब रिलैक्स करोगे, ओ ये हो गया काम, होमवर्क खत्म। छोटे बच्चों को देखा करो, होमवर्क खत्म हो गया मम्मी, आई हैव डन इट। अब उसके बाद वो काम को रोक देंगे, है ना। तो एंड ऑफ द डे, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, स्टॉप डूइंग समथिंग, आ ब्यूटीफुल डे, स्टॉप डूइंग समथिंग। जब आपका दिन सफल हो जाएगा तो उसके आगे उस काम को आप रोक देंगे, स्टॉप डूइंग समथिंग। डेविल्स एडवोकेट, एडवोकेट समझते हैं आप, वकील को कहते हैं, और डेविल राक्षस को। जो राक्षस की वकालत करेगा ना, बहुत मेहनत बहुत बहस करनी पड़ेगी जीतने के लिए। जो राक्षस को सही साबित करना चाहता है उसको बहस करनी पड़ेगी ना, ज्यादा बहस करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को बातें बोलनी पड़ेंगी, ज्यादा जज साहब को कन्विंस करना पड़ेगा। किसी भले आदमी को जिताना तो आसान काम है, राक्षस को जिताने में मेहनत ज्यादा लगेगी, तो बहस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो डेंजरस पर्सन नहीं। प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि सवाल के बदले में आपने अपना जो जवाब दिया वो नहीं। वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन, कोई ऐसा आदमी मिले ना आपको दुनिया में जो बहुत बहस करता हो, तो उसको बोलो यू आर लाइक अ डेविल्स एडवोकेट, तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट बहस करने वाला आदमी है ना, जो बहुत ज्यादा बहस करे उसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। राक्षस का वकील है क्या। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैचड, तब तक मुर्गियां मत गिनो जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आ चुकी हैं, है ना। जब तक नहीं, इंदु गलत है आंसर, जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आ चुकी हैं। मतलब आपने एग गिन लिए और बाहर जाके बता दिया भाई 50 अंडे बेचूंगा, उसमें से 2-3 नहीं बचे, 45 रह गए, 47 48 रह गए, तो आपकी बात झूठी हो गई ना। तो इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बेटर टू अवॉइड इट, नहीं। डोंट मेक प्लान फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, ये हो सकता है। ऐसी चीज का प्लान मत बनाओ जहां आपको पहले से ही पता है कि शायद ये पूरा ना हो। यानी आप अंडे बेच दिए, उसके अंदर से मुर्गी उतरी ना निकले, ऐसा हो सकता है ना, कुछ कम ज्यादा हो सकती है बात। तो ऐसा प्लान मत बनाएं जो ना होने की संभावना लगे। 96 अ मैच मेड इन हेवन, ये तो आप मूवीज में देखते रहते हो, ये तो मेड इन हेवन जोड़ी है, ये जोड़ी तो भगवान ने बना के भेजी है, ये तो पहले से किस्मत में लिखी थी। ऐसी ऐसी बातें जो होती है ना, दैट इज मेड इन हेवन। A marriage that is solemnized formally, a marriage that is unsuccessful नहीं, a marriage that is likely to be happy and successful, a marriage of convenience नहीं। पहला और तीसरा दोनों बराबर लग रहे हैं, पर ज्यादा बेहतर है थर्ड, a marriage that is likely to be happy and successful। तभी तो बोलेंगे ना आसमान से जोड़ी बनाई है इनकी। तो a death blow, समझते हो, ये जज साहब का ऑर्डर वाला है ये। तो वो कह रहे हैं डेथ ब्लो, जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है, वो पेन भी तोड़ देते हैं, उसको कहते हैं डेथ ब्लो। टू बी नियरली डेड नहीं, टू बी डीपली बहुत ज्यादा डरा हुआ नहीं, टू बीट समवन टू डेथ मार मार के पीट देना नहीं, एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग एंड और फेलियर, ठीक है। डेथ ब्लो का मतलब कोई ऐसा काम जिसका रिजल्ट क्या है, कोई चीज का खत्म हो जाना या निपट जाना। शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चों। आज हमें 100 पूरे करने हैं, आज हमें सेंचुरी मारनी है। द ज्वेल इन द क्राउन, देखो क्राउन का सबसे कीमती हिस्सा होता है ज्वेल। समवन हु हैज मैनी स्किल नहीं, समथिंग दैट वन वांट, जो किसी को चाहिए नहीं, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, इस सारे में से मोस्ट वैल्यूएबल ये है ना, कोई चुराएगा तो इसे चुराएगा। तो ज्वेल इन द क्राउन, क्राउन के जो ज्वेल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माँ बाप के लिए बच्चे क्राउन इन द ज्वेल होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे कीमती। रोटन एप्पल स्पॉइल्स हिज कंपेनियन, ऐसा सुना है गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को क्या करती है, गंदा, उसी को कहते हैं रोटन एप्पल। सड़ा हुआ सेब जो है वो बाकियों को भी खराब कर देगा।
टू रिमूव समथिंग विच इज रोटन, नहीं। वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, ये हो सकता है। लविंग और काइंड पर्सन, नहीं। डिसऑर्गेनाइज, नहीं। यही आंसर है। एक बुरा आदमी बहुत सारों में, एक सड़ा हुआ गंदे नेगेटिव विचारों का आदमी पूरे ग्रुप को खराब कर सकता है। और मैं बहुत सेटिस्फेक्शन, मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूं कि ये नया बैच मैंने बनाया। इंडिया के लगभग हर स्टेट से बच्चा इसमें मुझसे जुड़ा। बड़ा बड़ा अच्छा और प्राउड और एकदम दिल को छूने वाली बात है ये मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, एक भी बच्चा नेगेटिव विचारों वाला इसमें नहीं है। एक भी रॉटन एप्पल हमारे इस बैच में नहीं है। आज तक जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, एक ने भी कॉल करके किसी तरह की कोई शिकायत या कमेंट सेक्शन में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा है। तो यू ऑल आर जेन्युइनली वेरी गुड स्टूडेंट्स, है ना। नहीं तो इतनी भीड़ में एक आधा जरूर पक्का ऐसा होता है जो कुछ, अरे ये नहीं करते, अरे वो नहीं करते, वो चुगलियां एंड ऑल। पर आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, तो इट इज अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर मी। तो आप में से कोई भी रॉटन एप्पल नहीं है। अब हम फाइनली आ गए हैं सेंचुरी पे। वोट विद योर फीट, वोट डाले जाते हैं भाई हाथ से। अगर कोई डाल रहा है पैर से, यानी कि वोट डालना नहीं चाहता, जबरदस्ती हो रही है, डिसएग्री कर रहा है, नहीं 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 दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, जो नहीं नहीं करेगा उसी को तो पैर के अंगूठे से दबवा देंगे ना, नहीं तो वोट तो हाथ से डाला जाता है। टू शो दैट यू डोंट सपोर्ट समथिंग, ये हो सकता है। टू रिप्लेस समथिंग इंपॉर्टेंट, नहीं। टू चेंज समथिंग यू मस्ट डू, नहीं। टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर, नहीं। यही था। मैं सारे इसलिए पढ़ लेती हूं, कई बार ईडीएम के ना बहुत क्लोज ऑप्शंस आते हैं, तो हमारा यही ठीक है। आप सीधा सीधा बता रहे हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। 101 पे आ गए हैं। ये देखो, ऐसा माना जाता है महिलाओं को होता है वर्बल डायरिया। ऐसा माना जाता है, इसलिए मैंने महिला की पिक्चर लगाई है। मैं स्वयं भी महिला हूं, देखो आप। पर जो बातें समाज में प्रिवेल करती हैं वो कहने से हमें डरना नहीं चाहिए। वर्बल डायरिया का मतलब है, वर्बल यानी शब्द, वर्बल यानी शाब्दिक, और डायरिया का मतलब होता है दस्त लग जाना। जिसको शब्दों के दस्त लगते हैं, समझ गए ना आप, शब्दों के दस्त लगते हैं यानी मुंह से शब्द शब्द निकलते हैं, शब्द शब्द निकलते हैं, शब्द शब्द निकलते हैं। तो क्या है, ब्ला 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 ब्ला। जो बोलते बोलते थकता ही नहीं है, बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है, थकता ही नहीं है। यार तू तो ऐसा ही व्यक्ति अध्यापक बनता है ना। जो बोलने में आलसी होगा वो अध्यापक नहीं बन सकता है, बन भी गया तो बच्चों का सत्यानाश करेगा भाई। क्योंकि बोलने की ही आलसपन जिसके अंदर होगा वो एक्सप्लेन कैसे करेगा, समझाए कैसेगा। तो ऑप्शन बीमार है, नहीं, बहुत ज्यादा बातें करता है। टू टॉक टू मच। 102 क्या आया, कुक द बुक्स। तुम्हें अच्छे से पता है किताबों को पकाया थोड़ी ना जाता है, पर फिर भी ऐसा कोई एक आधा चश्मूलाल अगर किताबों को पकाने में लगा है तो सीधी सी बात है कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ मनगढ़ंत लिख रहा है। और किताब में कुछ मनगढ़ंत लिखना यानी अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है। चीज आई 100 रुपए की, बताई 500 रुपए की, तो वो कुक कर रहा है किसको, बुक्स को। वो अकाउंट्स में क्या कर रहा है, अपनी हिस्सेदारी पहले से डाल रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, धांधली कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, जो भी समझ लो आप। टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अरे पहला ही ठीक मिल गया, ये लो। टू डू समथिंग दैट स्पॉइल समवन्स प्लान, नहीं। टू टेल अ फॉल्स, झूठी कहानी बताना, नहीं। वैसे झूठी कहानी बनाना कुक अ स्टोरी होता है, पर ये कुक द बुक है ना। टू बी वेरी एंग्री, गुस्से में होना, बिल्कुल नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 103 देखो, सारे प्रीवियस ईयर हैं, A to Z प्रीवियस ईयर कराऊंगी मैं इसमें आपको। वो कैब और वर्ब में भी मैंने सारे प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं। तो बहुत शानदार मैं अपनी तरफ से कंटेंट्स ला रही हूं, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चेंज योर ट्यून, चेंज योर ट्यून का मतलब है, मैंने ये बैच को, जिस बैच में आप एनरोल्ड हैं, इस बैच को ना सेल करने से पहले ही बता दिया था हर टॉपिक के 1000 क्वेश्चन कराऊंगी, 10,000 के आसपास हम वो कैब करेंगे, ये बातें मैंने बोली थी। और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आज भी सोशल मीडिया पे रखी हैं। लेकिन बैच के अंदर आते ही बोलूं अरे नहीं नहीं वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था। 1500 क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं हर टॉपिक के, पागल हो बच्चों तुम भी। 100, 200, 250 में ही बात समझ में आ जाएगी, कोई 1500 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 100, 200, 250 में बात बन जाएगी, है ना। कोई 2000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो उस बात को, भूल जाओ। हम तो 100 क्वेश्चन करेंगे, उतने में ही तुम्हें सिखा देंगे। ये बात मैं बैच के अंदर बोलने लग जाऊं,
तो मैंने अपनी ट्यून बदल ली है, तो मैंने अपनी ट्यून बदल ली है। इसको कहते हैं चेंज द ट्यून। अपने ओपिनियन, अपने विचार, अपने वादे से मुकर जाना, बदल जाना, पलट जाना। लिसन टू गुड म्यूजिक नहीं, टू डू द थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू नहीं, टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज। यस, किसी चीज से पूरी तरह से पलट जाना ताकि आपको क्या मिले, फायदा मिले। सोचो, अगर मैं हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन ही कराती तो कल वर्ब की प्रैक्टिस खत्म हो जाती। 50 आज हो गए, 50 कल हो जाते और मैं टेंस शुरू करती। टॉपिक जल्दी खत्म होगा, अगला जल्दी शुरू होगा, अगला जल्दी शुरू होगा, यानी बैच जल्दी खत्म होगा। और ये बैच जल्दी खत्म होगा तो यही टाइम पे अगला नया बैच बनाऊंगी ना, और अगला नया बैच बनाऊंगी तो अगला नया पैसा आएगा। समझे? अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं और मैं ऐसे सोचूं तुम्हें निपटाने की ताकि ये स्लॉट मेरा फ्री हो जाए, लाइव आ रही हूं ना, रिकॉर्डेड थोड़ी है, 12 से 1:30 लाइव आती हूं ना, बंदिश है मेरी, इस समय पे कोई और काम थोड़ी कर सकती हूं, आपको समय देना होगा रोज। तो मैं अपनी ट्यून बदलूं, 100 क्वेश्चन कराऊं और 100 क्वेश्चन करा के बैच को झटपट निपटाऊं और अगला बैच बना दूं। बहुत से लोग करते हैं सोशल मीडिया पे ऐसा काम, इसलिए बहुत से बच्चों का विश्वास उठा हुआ है, बार बार कंफर्म करते हैं मैम ये होगा कि नहीं, मैम वो होगा कि नहीं, पक्का ऐसा करोगे कि नहीं करोगे। बच्चा बेचारा संदेह में है। कुछ निकम्मे प्राणियों की वजह से धरती पे एक करता है गलती, 20 टीचर को लोग गलत सोचने लगते हैं, है ना। तो ऐसा हमारे पास जब कॉल्स आते हैं ना तो टीम मुझे बताती है कि मैम बच्चों को बहुत घबराहट, डर होता है कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो तुम मेरे सिपाही हो भाई, तुम मुझे रोज देख रहे हो, पिछले 15 दिन से बताया करो वीडियोस के नीचे आके कि नहीं मैम कोई फ्रॉड नहीं है, जो आपने वादे करे थे आप पूरे निभा रहे हो, बल्कि उससे ज्यादा कर रहे हो कुछ ना कुछ। मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन करे थे, 1900 डाल के दे रही हूँ, है ना। 1000 प्लस का मतलब मैं 1100 में भी रुक सकती थी। तुम सोचो, मैं 1150 में 1200 पे भी रुक सकती थी, फिर भी मैंने उतने डाले जितने जरूरी हैं। 1900 डाले मैंने, है ना, नहीं तो वादा मैंने 1000 का किया था बस। टू सेल क्लोज टू द विंड, तूफान के बिल्कुल पास जाके बोटिंग करोगे तो मरना चाहते हो। सेल क्लोज टू द बोट, सॉरी सेल क्लोज टू द विंड, यहां पे द विंड तूफान को दिखा रहा है, लहरों को दिखा रहा है। लहरों के पास जाके करोगे तो भाई खतरा मोल ले रहे हो। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, नहीं। टू बी इन सम अनप्लेजेंट सिचुएशन, बिल्कुल सही तो नहीं बन रहा है। टू बी डिस्ट्रॉयड बाय अ बिलीफ, ये तो पक्का नहीं है। टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, ये ठीक है, अब ये हटा दिया। अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं सेकंड वाला ले लेती कि कुछ बुरा काम कर रहे हैं हम। तो सही आंसर क्या बन गया? टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, खतरनाक काम कर रहे हो जी, तूफान के पास बोट नहीं चलानी चाहिए, दब जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे। ये लो 105। टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, देखो फूल्स पैराडाइज, गधे का, फूल यानी गधा, गधा बेवकूफ का महल, और बेवकूफ लोगों का महल नहीं बनता है, हवा में बनता है बस। असलियत में बेवकूफ लोगों का महल नहीं बनता है। बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बना के दूसरे लोग अपना महल बना जाते हैं, पर बेवकूफ आदमी का महल नहीं बनता है, समझे। तो बेवकूफ आदमी का महल नहीं बनता, यानी कोई ऐसी बात कर रहे हो जो हो नहीं सकती है। टू लिव अ लाइफ दैट इज डिसऑनेस्ट, नहीं। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज, हाँ ये हो सकता है। टू बिलीव दैट थिंग्स यू वांट विल हैपन, ऐसा विश्वास करना जो आप चाहते हैं वो होगा। टू एंजॉय योर सेल्फ बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, नहीं। झगड़ा हो रहा है बी और सी में, बी और सी में काफी क्लोज मीनिंग आ रहा है, तो बी को दोबारा समझो। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट, खुश हो जाना सिर्फ ये सोच के, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना कि कुछ बुरा चल रहा है, बस अपने मन मन में हाँ खुश है, खुश है, बुराई को देखना नहीं और खुश है होते रहना। और ये कह रहे टू बिलीव दैट थिंग्स यू वांट विल हैपन, ये विश्वास करना कि जो आपने सोचा है वो होगा। तो ज्यादा बेवकूफ तो ये है, क्योंकि ये विश्वास करना तो अच्छी बात है, जो आपने सोचा है वो होगा, ये तो अच्छी बात है। जबकि गधे का महल बनाना एक बुरा नेगेटिव सेंस आना चाहिए, तो नेगेटिव सेंस यानी क्या बनेगा? टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड द सिचुएशन रियली इज। चलो 106 पे चलती हूँ बेटा। अ कोक एंड अ बुल स्टोरी, ये देखो कभी ऐसा सुना है? एक मुर्गा था रंग बिरंगा सा, एक सांड था नीला पीला सा, दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था बड़ा गहरा सा। ऐसी कोई कहानी सुनी है कभी? कभी किसी ने सुनाई है लव स्टोरी ऑफ अ सांड एंड अ मुर्गा? किसी ने नहीं सुनाई होगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल ही मनगढ़ंत है, सच्चाई से बहुत दूर है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट संभव,
तो कोई ऐसी चीज जो हो नहीं सकती, बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातें फैला रहे हो किसी के बारे में, उसे कहते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है नहीं, इमेजिनरी स्टोरी है, कल्पनाओं में है, लॉन्ग स्टोरी है नहीं, शॉर्ट स्टोरी है नहीं, काल्पनिक स्टोरी। तो एन इमेजिनरी स्टोरी को कहते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। अब हम 107 पे चल रहे हैं। अ ग्रीन होर्न इसमें मुझे कोई बहुत बढ़िया इमेज नहीं मिली तो मैंने ये लगा दी, बाकी मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देती हूँ। ईडीएम समझाने में तो मैं एकदम कंफर्टेबल मौज से बढ़िया से समझाती हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्या बोल रहे हैं? ग्रीन होर्न, होर्न होते हैं सींग, और किसी के सींग अभी हरे हैं। कोई चीज अगर हरी है ना, हरी फसल हरी है, हरी तो अभी कच्ची है, समझते हो? गेहूं देखिए, गेहूं चावल जब तक हरे हैं कच्चे हैं, जैसे ही गेहूं वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, अब पक गया, अब यूज होगा, तो हरा कलर कच्चे की तरफ इशारा करता है कि ये आदमी अभी कच्चा है, इसको अभी अनुभव नहीं है। हरी हरी ताजी ताजी सब्जी, यानी पकी हुई सब्जी नहीं, कच्ची कच्ची सब्जी। तो हरा 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 सींग जिसके सर पे है, यानी वो कच्चा आदमी है, वो पक्का आदमी नहीं है, यानी वो अनुभवी नहीं है, नया खिलाड़ी है, ताजा ताजा करने लगा है उस काम को, उसे कहते हैं ग्रीन होर्न। जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता, डेंजरस सस्पिशियस या वाइस नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड आदमी, जिसके पास अनुभव नहीं है, कच्चा आदमी, कहता है ना वो इस काम में अभी कच्चा है, यानी उसे अनुभव नहीं है। अ स्नेक इन द ग्रास, इमेज देखो, ग्रास भी ग्रीन है और ये हमारा स्नेक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इस कलर का स्नेक जब ग्रास में छुपा होता है तो कब डसले पता नहीं लगता है ना, कब आपको वो डसले आपको पता नहीं लगता है। तो ऐसा दोस्त जो असलियत में दुश्मन है, यानी दिख तो रहा है घास जैसा पर है सांप, हाँ दिख तो रहा है दोस्त जैसा पर है दुश्मन, समझे? आस्तीन का सांप, उसे कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, तो कायर नहीं, खतरनाक हो सकता है, खतरनाक, फ्रेंडली भी नहीं, ईमानदार भी नहीं, खतरनाक होगा ट्रेशियस, तो खतरनाक होगा स्नेक इन द ग्रास। बाकी ऐसा दोस्त जो असली में आपका क्या है, दुश्मन, उसको कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। 109 पे आओ बेटा, साथ साथ थम्स अप डालते जाया करो। एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंख का सेब। अब मैंने देखो ये ना एप्पल ब्रांड का जो है वो लैपटॉप यहाँ पे लगाया है, क्योंकि अगर ये मैं ऐसा सेब लगा देती तो जरूरी नहीं कि हर आदमी का सपना ये सेब हो, पर ज्यादातर बच्चों को चार्म होता है किससे? एप्पल के प्रोडक्ट से। जैसे ये देखो मेरे पास जो फोन है ये भी एप्पल का है, ये नया नया आया था, कौन सा साल था, अभी पिछले साल मैंने लिया था ये, तो ये मुझे मिला था 1,89,000 के आसपास, सिर्फ फोन, फिर चार्जर के और एयरपॉड्स के जो थे वो अलग से पैसे थे। अब ये एप्पल का प्रोडक्ट है, 13 प्रो मैक्स है इस ब्रांड का नाम। अब मेरे को इतना चार्म नहीं आता है, मतलब मेरे लिए लेना जरूरी था सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से, गिर जाता है, पड़ जाता है, टूटता नहीं है, मेटेलिक फ्रेम, मतलब ये सब बेनिफिट्स की वजह से, मुझे लाइव जाना होता है, वीडियो क्लैरिटी की वजह से, मैंने ये सब पर्पसेस से लिया है। लेकिन मैं जब ये फोन को पकड़ के चल रही होती हूँ तो लोग हुरी ऐसे कर रहे होते हैं। अभी वो लोग के लिए चार्म है ये, वो लोग के लिए क्या है, अरे इतना इतना पैसा लगा दिया फोन पे, है ना। तो एप्पल का प्रोडक्ट की तरफ लोगों का अट्रैक्शन और चार्म है, उतना सेब खाने की तरफ नहीं है जितना एप्पल के प्रोडक्ट की तरफ है। तो उसी को कहते हैं एप्पल ऑफ वन साइज, कोई चार्मिंग चीज, कोई फेवरेट चीज, कोई प्यारी चीज जिसको हम यूं देखो, इसको जिसको हम ऐसे करके अपने पास रखें, किसी को ना दें। मेरा फोन तो लेक्चर स्टैंड पे ही पड़ा रहता है, आपने मेरे हाथ में देखा नहीं होगा, कितने दिन से आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे हाथ में फोन नहीं देखा होगा आपने पूरी क्लास में। तो वहां आते ही लेक्चर स्टैंड पे रख के और पढ़ाना शुरू कर दे, इधर उधर पढ़ा रहता है बेचारा, तो मैं तो उसकी कोई कदर ही नहीं करती हूँ। तो ये जो बहुत ज्यादा कदर करे ना उसको कहते हैं एप्पल ऑफ वन साइज। द पर्सन विथ स्वीट टेस्ट, नहीं, मीठा मीठा आदमी। वाइड प्यूपिल्स, बहुत सारे शिष्य हो जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, नहीं। पर्सन हु लाइक्स एप्पल, नहीं। द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हिंदी में कहते हो आंखों का तारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आओ 110 पे चलते हैं मेरे प्यारों।
अ चिप ऑन द शोल्डर, देखो कितनी बढ़िया इमेज है, शोल्डर के ऊपर एक चिप्स, हाँ, अ चिप ऑन योर शोल्डर, एक छोटे से चिप आपके शोल्डर पे, यानी कोई छोटा सा बोझ आपके कंधे पे, कोई छोटी सी भड़क आपके दिमाग में। योर शोल्डर इज इंजर्ड, नहीं, देयर इज बर्डन ऑन योर शोल्डर, एग्जैक्ट तो नहीं, शोल्डर के बिना होना चाहिए। यू आर होल्डिंग अ ग्रज, यस, आपने मन में कोई बात बिठा रखी है, आपने मन में कोई पाप छुपा रखा है, तो दैट इज अ चिप ऑन माई शोल्डर, दिल पे बोझ है मेरे, मन पे बोझ है मेरे, दैट इज अ चिप ऑन माई शोल्डर। तो मन में कोई बोझ है, मन में बदले की कोई भावना है, किसी काम को पूरा करने की लगन है। आओ, अ सी चेंज, देखो आप इमेजिन करो ये समुद्र है, और अ सी चेंज यानी पूरा का पूरा समुद्र उठा के, एकदम मैं गोवा से उठा के लाई समुद्र और रोहतक में रख दिया मैंने पावर हाउस चौक पे, इसको कहते हैं अ सी चेंज। इतना बड़ा बदलाव कि दुनिया को दिखाई देगा, इतना बड़ा बदलाव कि दुनिया को दिखाई देगा, उसको कहते हैं अ सी चेंज, अ प्रोफाउंड एंड नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना किसी के अंदर जो दिखाई दे कि अरे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा बदलाव। गोवा से समुद्र गायब होगा तो लोगों को पता लगेगा, रोहतक में समुद्र बहेगा तो भी लोगों को, दुनिया को पता लगेगा, तो इतना बड़ा चेंज है, दिखाई देने लग रहा है कैसे हुआ, तो उस सेंस में आता है अ प्रोफाउंड एंड नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, सी चेंज, समुद्र जितना बड़ा बदलाव अपने अंदर। यानी मैं कल आपके सामने आऊं, बाल मेरे एकदम बॉय कट हो, एकदम मैंने पूरा मेकअप लीप पोत रखा हो, 200 मैंने चूड़ी पहनी हो हाथ में, तो तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो गया, आपको पूरी तरह से बदल गए हो। क्या बोलोगे? पूरी तरह से बदल गए हो। तो दैट इज इट्स अ सी चेंज इन यू, पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए हैं आप। तो कोई शरीफ आदमी गुंडा हो जाए, गुंडा शरीफ हो जाए, तो वही तो सी चेंज है। धरती आसमान हो जाए, आसमान धरती हो जाए, वही तो सी चेंज है। जोरदार तरीके से किसी चीज का बदल जाना, इतना प्रभाव दिखना कि लोग नोटिस कर पाए कि अरे कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर, उसे कहते हैं अ सी चेंज। समझ आ गया होगा बच्चों मेरे ख्याल से। 112 रेनी डे, मुसीबत का दिन होता है रेनी डे। तुम्हें लग रहा होगा अरे नहीं मैम रोमांटिक दिन होता है, मजे आते हैं, ये होता है वो होता है ना। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैम हम तो रेनी डे को बड़ा सुहाना सुहाना मानते हैं, और आप कह रहे हो रेनी डे मुसीबत का दिन। मैं नहीं कह रही, अंग्रेज कह रहे हैं। अंग्रेजों का मानना है बारिश वाले दिन रेनकोट पहनना होगा, छाता लेकर के चलना होगा, नॉर्मल तरीके से घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, निकलते हुए सोचना होगा, घुसते हुए सोचना होगा, है ना। तो बड़ा सारा जो है एक नॉर्मल दिन की बजाय बड़ी सारी खलल आ जाएगी रेनी डे में जाते हुए। तो इसलिए रेनी डे का मतलब मुसीबतों का दिन, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, परेशानियों का दिन, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। यस, नेक्स्ट एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई बात आपको याद आई है। देखो घड़ी लेके खड़ी है माता श्री आपकी, कह रही है 11 बज गए, 11:15 बजे तेरी क्लास थी नेहा मैम की, याद नहीं क्या तुझे? क्या कह रही है मम्मी? 11 बज गए हैं, 12 बजे तेरा बैच था, याद नहीं है क्या? अभी तक तो नहाया नहीं, तूने खाया नहीं, मम्मी ऐसे बोल रही है आपको। अभी तक तो नहाया नहीं, तूने खाया नहीं भाई, और 11 बज चुके हैं। 11, कितने गुस्से में है आपकी माता श्री, बोल रही 12 बजे बैच है, नहाया नहीं खाया नहीं, कितना गलत आदमी है भाई। हाँ, तो दैट इज एट द 11th आवर, बिल्कुल एंड मोमेंट पे किसी काम का याद आना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई काम करना है, ये याद आना। तो द इनिशियल मोमेंट नहीं, लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल लास्ट। 11 बजे नहाने चलोगे, खाने चलोगे तो 12 बजे तक क्लास लगा पाओगे, है ना। तो लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे आपको ये बात याद आई है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। 114 एट लोगर हेड्स, जिनके सिर भिड़े रहे हैं ऐसे, यानी किसी भी बात पे जिनकी सहमति ना बने आपस में। आप मान सकते हो भाई बहन, आप मान सकते हो पति पत्नी हैं, आप मान सकते हो सास बहू, आप मान सकते हो देवरानी जेठानी, जिनके सींग हमेशा भिड़े रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, है ना, किसी बात पे एकमति ना हो, उसे कहते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, सफर टू फेस टफ कॉम्पिटिशन, डू और डाई सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, बहस में पड़ना,
बहस के बाद ही तो ऐसे सिर भिड़ेंगे, तो बहस में पढ़ना इज कॉन्फ्लिक्ट। एनेक्स टू ग्राइंड, देखो बड़े अच्छे से समझाती हूं। ये एक्स होती है कुल्हाड़ी और ग्राइंड होता है किसी चीज को छोटा छोटा सा कुतर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने ना अपने अपने घरों में अपनी अपनी मदर्स को सब्जी काटते हुए देखा होगा। चॉपिंग द वेजिटेबल्स ऐसे बोलेंगे, सब्जी को चॉप किया जाता है। तो सब्जी काटते हुए आपने अपनी अपनी मदर्स को देखा होगा, और जब वो सब्जी कट करती हैं तो जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या लाती हैं? चाकू उठा के लाती हैं कि कुल्हाड़ी से ऐसे ले जब ऐसे ऐसे सब्जी काट रही होती हैं कि चाकू से काटती है? सोचो आप, किसी दिन मम्मी कुल्हाड़ी उठा के आ रही है, रोज चाकू उठा के आते, कुल्हाड़ी ऐसे कंधे पे रख के ऐसे चली आ रही है और सब्जियों की तरफ बढ़ी जा रही है। तुम्हें लगेगा अरे मम्मी आज तो कुछ और ही करने जा रहे हो आप, सब्जी काटोगे कि किसी की गर्दन काटोगे? कुल्हाड़ी क्यों उठाई है? चाकू उठाई है सब्जी काटने के लिए, समझे? यानी किसी ने कुल्हाड़ी उठाई है ना, तो कोई बड़ी ही चीज काटनी है, कोई बड़ा स्वार्थ है, कोई छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहा है, मर्डर करने जा रहा है, मर्डर करने बड़ा काम करने जा रहा है, समझे क्या? तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब कोई बड़ा स्वार्थ सिद्ध करना, क्योंकि किसी का मर्डर किया जाएगा तो कुछ तो स्वार्थ होगा, नहीं तो इतना गंदा काम थोड़ी करेंगे हम जीवन में भाई। तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब एक्स उठाइए ग्राइंड करने के लिए, यानी कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है आपका, कोई छोटी बात नहीं है ना? तो टू एक्ट ब्रेवली, बहादुर हो जाना नहीं, गधा हो जाना नहीं, हैव अ सेल्फिश मोटिव, कोई बहुत बड़ा स्वार्थ आप सिद्ध करने वाले हो, इसलिए आज आपने कुल्हाड़ी उठाई है। तो दैट इज एन एक्स टू ग्राइंड। अ ड्रॉप इन द बकेट, पहला इडियम आपके सामने है, अ ड्रॉप इन द बकेट। बकेट क्या है भाई? बाल्टी, और बाल्टी में एक बूंद, यूं नहीं कहते ऊंट के मुंह में जीरा। कोई आदमी आपसे कह रहा है 5 लाख रुपए उधार चाहिए, आप कह रहे हो 500 रुपए तो दे सकता हूं, तो वो क्या बोलेगा? इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, बाल्टी में एक बूंद बराबर है ये, मैं 5 लाख मांग रहा हूं, आप कह रहे हो 50 रुपए दे दूंगा। तो क्या किया उसने? बहुत ज्यादा कम। तो बहुत कम कोई चीज जो होती है उसे कहते हैं ड्रॉप इन द बकेट। एज मच एज पॉसिबल, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, हैंडसम अमाउंट यानी बहुत ज्यादा, या अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, जरूरत से बहुत कम। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट यानी जरूरत से बहुत कम। 117 पे चलते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, क्रो कहते हैं कौवे को या कोआ, इसकी हिंदी होती है। तो जितने आसानी से जो क्रो है वो फ्लाई करता है, उतनी सी आसानी से कोई काम जो हम कर लेते हैं, तो वो उसी सेंस में आएगा एज द क्रो फ्लाइज। तो क्या कह रहा है? इन अ मोनोटोनस वे, इन अ स्ट्रेट वे, इन अ क्रिस क्रॉस वे, या इन अ सर्कुलर वे। एग्जैक्ट तो ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, पर स्ट्रेट, क्रिस क्रॉस या सर्कुलर की बजाय थोड़ा बहुत जो है वो क्या है? मोनोटोनस जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई एक काम जो हम बड़े आराम से रोज 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 कर रहे होते हैं ना, उससे हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, उससे हम थोड़ा बोर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे रोज रोज यही करना है। मतलब मैं वर्ब का टॉपिक पता नहीं कितने लाख बार पढ़ा चुकी हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि वर्ब का टॉपिक इज लाइक एज अ क्रो फ्लाइज। मेरे लिए उतना आसान सा हो गया है जैसे कुआ आराम से उड़ता है वैसा। मीनिंग तो ये है, पर ऑप्शन में मिला नहीं, तो मैंने क्या बोला? मेरे लिए वर्ब का टॉपिक ऐसा हो गया है भाई, इतनी बार पढ़ा दिया है कि अब तो मैं बोर होने लगी हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इतना आराम से निकलता है कि बस अभी समझ में नहीं आता है। तो वो सेंस में हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो किसी डायरेक्शन को तो ये दिखाता ही नहीं है, डायरेक्शन वाला सेंस तो होता ही नहीं है, तो क्या लेंगे? मोनोटोनस वे लेंगे बेटा। अ सेक्रेड काउ, क्या लिख रहे हैं? काउ तो आप सब समझते ही होंगे, सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। तो सेक्रेड काउ का मतलब कोई पवित्र चीज, कोई पवित्र वस्तु, जैसे भगवान को पवित्र माना जाता है, गीता को पवित्र माना जाता है। क्या कह रहा है? अ सेक्रेड काउ, एक पवित्र गाय, है ना? अभी पीछे क्या हुआ था, तो मुस्लिम लोग बहुत सारी काउज को लेकर के जा रहे थे किसी ट्रक में या टैंकर में, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो उन दोनों व्यक्तियों को जीवित जला दिया गया क्योंकि वो गाय की तस्करी कर रहे थे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि गाय को माता कहा जाता है, पवित्र माना जाता है ना। अब गाय को हम पवित्र मानते हैं और पवित्र चीज पे ना क्वेश्चन नहीं उठाए जाते,
है ना, मंदिर पे, भगवान की मूर्तियों पे, इन पे प्रश्न नहीं उठाए जाते। ऐसा माना जाता है, माँ बाप को हम पवित्र और आदरणीय मानते हैं, तो उन पे प्रश्न चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए, उन पे हमें विश्वास करना चाहिए, हमें कुछ गलत बातें उनके बारे में नहीं कहनी चाहिए। तो उसे कहते हैं सेक्रेड काउ। भाई गाय पवित्र है, उसे पत्थर मत मारो, गाय पवित्र है, उसके साथ कुछ गलत मत करो, इस तरीके से माना जाता है ना। तो सेक्रेड काउ, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, ये वैसे सही आंसर है। सेंटली का मतलब संत जैसा आदमी नहीं, वेरी रिलीजियस पर्सन नहीं, हेल्पफुल पर्सन नहीं, हिडन मीनिंग निकालना होता है बेटा। तो अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसे क्या मान लिया, पवित्र मान। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम। ऑल थम्स का मतलब देखो, हाथ में ना 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है, और किसी के हाथ में अगर 5 अंगूठे हैं, किसी के हाथ में अगर 5 अंगूठे हैं, तो ऐसा बोलेंगे भाई बड़ा अजीब सा, बड़ा गंदा सा हाथ है तेरा, सुंदर सा नहीं है दिखने में, ऐसा कहेंगे हम उसको। तो किसी के हाथ में 5 थम्स हो तो बड़ा अजीब सा, सुंदर नहीं लगेगा उसका हाथ, बोलेंगे बड़ा गंदा सा हाथ है भाई, कैसा क्या हुआ आपके हाथ को, ऐसा पूछेंगे लोग। तो जब वो नाचने लगता है ना तो बड़ा गंदा नाचता है, इसका मतलब ये है। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, वो बड़ा गंदा गंदा नाचता है, वो अच्छा नहीं नाचता, वो सुंदर नहीं नाचता, इसका मतलब ये है। तो क्लमजी वैसे तो सही आंसर है, भद्दा या गंदा होता है क्लमजी का मतलब। एक्सपर्ट तो वो पक्का नहीं है, ट्रेनर पक्का नहीं है, आलसी भी नहीं है, क्योंकि ऑल थम्स का मतलब होता है गंदा, भद्दा, क्लमजी। ही इज एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड। ये क्या आ रहा है, एक सेकेंड बेटा, हमारे शब्द को इसने ढक लिया है। यस, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, ही इज एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, यानी वो इतना कच्चा है, इतना नाजुक है, इतना नकली है जितना कि एक ब्रश, इतना नकली है जितना कि एक ब्रश। नकली यानी जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते। जो टूथब्रश है ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलती, ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीने तक उसको सही इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद जो है ब्रिसल्स निकलने लग जाएंगे, या टूट जाएगी, या दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करेगी। तो एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश का मतलब विश्वास के लायक चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, तो उसे कहते हैं एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश। तो वेरी फनी, सिली, झूठा या अनरिलायबल। अनरिलायबल सबसे सही रहेगा, जिसपे विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि ये ना मिलता तो मैं झूठा भी ले लेती, पर फनी, बेवकूफ और झूठा नहीं, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, जो चीज आपका लंबा साथ नहीं निभाएगी। टूथब्रश यूं नहीं है कि मरते दम तक हमारे साथ रहेगा, है ना। तो एज ड्राफ्ट कोई ऐसी कच्ची सी चीज। 121, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये देखो, बेचारा मोटा गोलू सा बच्चा है, पूरी ताकत लगा दी है पर अखरोट टूट नहीं पा रहा है। नट का मतलब अखरोट है, यहाँ पे पूरी नस नस का जोर लगा दिया है पर अखरोट भाई साहब से टूट नहीं रहा है। अखरोट, तो अखरोट टूट नहीं पा रहा है, यानी बड़ा मुश्किल काम। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब बड़ा मुश्किल काम। अखरोट तोड़ना आप वैसे भी समझते हो मुश्किल काम है, हाथ से, दांत से, हथौड़ा वो थोड़ा लेके बैठते हैं कुछ लोग तो अखरोट तोड़ने के लिए। तो ये कह रहा है हार्ड नट टू क्रैक है प्रिंसिपल, यानी उस वो एक बड़ा मुश्किल सा चीज है, मुश्किल सा काम है। तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी बड़ा मुश्किल है। जनरस, दयालु है नहीं, डिफिकल्ट है। केयरलेस, लापरवाह, काइंड भी दयालु होता है, तो डिफिकल्ट है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफिकल्ट। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज डिफिकल्ट, यानी बड़ा सख्त है वो, कहने की बात ये है। नेक्स्ट बेटा, माई फादर इज अनडाउटेडली एन आर्म चेयर क्रिटिक। ध्यान से देखो, आर्म चेयर क्रिटिक, बच्चा दिख रहा है, कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठ के पैर एकदम पसार रखे हैं, 3-4 बुक्स पढ़ ली हैं और एक बुक हाथ में है। क्या मीनिंग निकलता लग रहा है? समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, समवन हु नेवर गिव्स एडवाइस, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, और समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन, एक सेकेंड, थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। चलो, अगर एक आदमी 5 या 6 किताबें पढ़ रहा है और उसके बाद आपको सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है आदमी? 5 या 6 किताबें पढ़ रहा है और उसके बाद आपको सलाह दे रहा है, तो सीधा सीधा सा मतलब है उसने खूब अनुभव लिया है, उसने खूब पढ़ाई की है,
और उसके बाद ही वो आपको समझाना चाह रहा है। जैसे मैंने इंग्लिश की बहुत किताबें पढ़ी हैं, अब मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूं, तो मैं जो भी सलाह दूंगी उस पर आप विश्वास कर सकते हो, मैं जो भी ज्ञान दूंगी उस पर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंग्लिश का ज्ञान हासिल किया है। मैंने क्या कर रखा है? इंग्लिश का ज्ञान हासिल कर रखा है। तो उस लॉजिक से गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस से ज्यादा सही है। बेस्ड ऑन, एक तो लिख रहा है प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, और एक कह रहा है थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस नॉट थ्योरी ये ले लेते हैं, यानी उसको अनुभव भी है और ज्ञान भी है, तो प्रैक्टिस नॉट थ्योरी। तो लॉजिकली आंसर हमने क्या ले लिया बच्चों? सी ले लिया। सी ना मिलता तो मैं ए भी ले लेती। He advised her to give a wide berth to, ये देखो ये बॉर्डर दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, और ये जो बॉर्डर हम दिखा रहे हैं ये रोड में काफी दूरी दूरी पे बनाए जाते हैं। तो वाइड बर्थ टू का मतलब होता है किसी चीज से दूरी, किसी चीज से दूरी। गिव अ लार्जर बेड, किसी को बड़ा बेड देना नहीं, ज्यादा अटेंशन देना नहीं, अपनी सीट शेयर करना नहीं। स्टे अवे, दूरी बनाना, स्टे अवे दूरी बनाना, स्टे अवे दूरी बनाना। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडिड फ्यूल टू फायर, आप खुद समझ रहे हैं आग लगी है, उसमें आप और पेट्रोल डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा? आग और भड़क उठेगी, आग और भड़क उठेगी। यानी मामला पहले से गड़बड़ में था, अब आप उसको और भड़का रहे हो और गड़बड़ में डाल रहे हो। तो गॉट अदर्स एंग्री, इग्नाइट द फायर प्लेस, वर्सेंट द मैटर, ये है चीज को और खराब कर देना, गर्मी बढ़ाना भी नहीं, गुस्सा दिलाना भी नहीं। मैटर को आपने और बिगाड़ दिया, आग में घी डालने का मतलब आपने बात को और बिगाड़ दिया, मतलब पापा गुस्से में तो थे ही और पीटना और शुरू कर दिया, तो मैटर और बिगड़ गया भाई। तो दैट इज वर्सेंट द मैटर, चीज को और बिगाड़ देना। अ वाइट एलिफेंट, बोझ को कहते हैं। व्हाइट एलिफेंट किसको कहते हैं बेटा? बोझ को। द रोड रोलर प्रूव टू बी अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मिस्टर रमन, यानी कोई ऐसी चीज जो आपने खरीद ली पर आपके काम नहीं आई। अरे सफेद हाथी आपने खरीद लिया, कोई मतलब मैला होने के डर से ही घर से निकालेंगे नहीं, तो सफेद हाथी का मतलब बोझ। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जिसपे आपने खूब पैसा लगाया और वो आपके काम नहीं आई, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपने बहुत पैसा लगाया पर वो आपके काम नहीं आई, दैट इज व्हाइट एलिफेंट। आओ बेटा ऑप्शंस देखते हैं। प्रीवियस ईयर देखते रहते हो ना आप लोग, मैंने हर इडियम के पीछे वर्ब में भी प्रीवियस ईयर डाल के आपको दिए हैं बेटा। एन एक्सोटिक बीस्ट ऑफ बर्डन, हाँ ये लग रहा है फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। एन एल्बिनो पैचिडर्म, ये तो एक जानवर का नाम लिख दिया। अ बर्डनसम पोजेशन, ये ठीक है, बाकी सब गलत हो गया। सिंबल ऑफ रॉयलिटी भी नहीं है, बर्डन की वजह से ही मैं इस ऑप्शन को लेने वाली थी लेकिन बिल्कुल सही दे दिया। बर्डनसम पोजेशन, कोई ऐसी। क्लोज शेव को सही हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। क्या कहते हैं? बाल बाल बचना, मतलब आपका एक्सीडेंट होने वाला था, एकदम पास से गाड़ी निकल गई, आप बच गए, है ना। टीचर आपसे सुनने ही वाला था, उतने समय में ही बेल बज गई कि टीचर की क्लास खत्म हो गई, उस सेंस में आता है क्लोज शेव। यार आज तो बाल बाल बचाऊं, बड़े कम गैप से बचाऊं, है ना, तो दैट इज अ क्लोज शेव। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, क्या है? नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। जैसे ये कोई वर्कमैन है, मजदूर दिखा रहे हैं जो ड्रिल मशीन से काम कर रहा था, इसको लगने की बजाय दूर गिर गई, भाई बाल बाल बच गया, मेरा हाथ वाथ कट जाता, कहीं छेद वेद हो जाता, मैं बच गया, तो दैट इज नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। स्टबल अटकना होता है, वेरी शॉर्ट हेयर, और हेयरलेस स्किन का मतलब आप समझते हो, एकदम वेक्स्ड स्किन, जिस स्किन पे कोई बाल ना हो। 127 next. As a businessman, my father always maintained that his transactions constituted an open book. ट्रांजैक्शन का मतलब बैंक ट्रांजैक्शन से यहाँ पे मतलब है, और ओपन बुक का मतलब खुली किताब, यानी दूसरों से कुछ छुपाया नहीं है। ओपन बुक का मतलब खुली किताब, यानी दूसरों से कुछ छुपाया नहीं है, एकदम खुली किताब की तरह वो बिहेव करते हैं, किसी से कुछ नहीं छुपाते, उसे कहते हैं ओपन बुक। एन अकाउंट बुक ऑलवेज ओपन नहीं,
अ बुक ओपन टू कन्फेशंस, गलतियां मानने के लिए नहीं। एन ओपनिंग फॉर न्यू वेंचर, नया वेंचर शुरू करना नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट, जो अपने अंदर कोई बात नहीं रखता, खुल के बता देता है, जो अंदर से महसूस करे वैसा ही बाहर बोले। आपके जीवन में होगा कोई ना कोई इंसान जिसके बारे में आपको पता होगा भाई ये कुछ नहीं छुपाता, एकदम साफ बात करके चलता है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट बेटा, ब्लैक ऑक्स, ये देखो ब्लैक कलर की ओक्स यहां पे आपको मैंने दिखाई है। वैसे दुनियादारी में ऐसा कहा जाता है कि काली रंग की बिल्ली अगर रास्ता काटेगी ना तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। तो यहाँ पे हम बिल्ली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं काले कलर का ओक्स आएगा ना रास्ता काटने, तो आप समझ जाना कुछ बुरा होने वाला है ना। तो नर्वस हो आप? नहीं, कुछ बुरा होने वाला है, इम्पॉसिबल नहीं, मिस फॉर्चून, कुछ बुरा होगा। हालांकि मेरा विश्वास इन चीजों में है नहीं बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं जो समाज से काफी अलग सोचती हूँ। मतलब समाज में ये बात फैली हुई है तो होता होगा भाई, काली बिल्ली रास्ता काटने से, जो मानते हैं वो मानते रहें, पर मेरा ऐसी विचारधारा है नहीं, पता नहीं बन नहीं पाई। अंदर से कभी ऐसा लगता ही नहीं कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा हो सकता है। मैंने एक चीज बहुत बार महसूस की है, हमारे लोग, हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ, भारत की, हरियाणा की, कुछ भी मान लो, हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्हें आप नजर नहीं लगे ये वाली अंगूठी पहन लो, मान लेंगे, पहन लेंगे। कछुआ पहन लो, किस्मत अच्छी हो जाएगी, पहन लेंगे। मंदिर में जाके नारियल फोड़ेंगे, है ना। सोमवार का व्रत रखो, मंगलवार का व्रत रखो, रखने लग जाएंगे। ठीक है, यहां तक भी मैंने मान लिया कि ठीक है रखो भाई, कुछ ना कुछ फायदा होता होगा इन चीजों का, रखो। पर मेरे को दुख यहाँ पे होता है कि हम ना दूसरे की कही हर बात मान लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, हम मंदिर चले जाते हैं, हम धोख मारने चले जाते हैं, हम वैष्णो देवी चले जाते हैं, सब जगह हम लोग चले जाते हैं। हमें सब चीज पे भरोसा है, हमें धागे पे भरोसा है, अंगूठी पे भरोसा है, पीपल पे जल चढ़ा है, सूर्य देव को जल चढ़ा है, सब चीज पे भरोसा है, पर खुद पे नहीं। यहाँ मेरे को दुख है। हर चीज मानो, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं लगता कि अरे बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, किसी का मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। हम ये क्यों नहीं मानते हैं? हम अंगूठियों के चक्कर में, हम ये माथा टेकने के चक्कर में, नारियल फोड़ने के चक्कर में, मन्नत मांगने के चक्करों में हम क्यों रहते हैं? भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, हमें दिमाग दिया है, हम इनके इस्तेमाल से अपने आप को सक्षम क्यों नहीं बनाते? हम इन विचारों में क्यों फंसे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा तो ही मैं ऐसा बन पाऊंगा? नहीं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बस सोचने की बात है। बहुत से तो ऐसे लोग भी चरम सीमाओं पे पहुंचे हैं जिनके हाथ पैर नहीं थे, तो हमें तो फिर भी बहुत कुछ भगवान ने दिया है ना। तो मेरा इन चीजों में विश्वास बड़ा कम बन पाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मेरा कर्मों में विश्वास ज्यादा है। कर्म अच्छे करो, नेक नियत से अपना हर काम करो, भगवान ने जिस रोल के लिए आपको दुनिया में भेजा है उस रोल को अच्छे से निभाओ। बेटे हो, बेटे वाला रोल निभाओ, पति हो, पति वाला रोल, पत्नी हो, पत्नी वाला निभाओ, माँ हो, माँ का रोल अच्छे से निभाओ, बहन हो, उसका रोल अच्छे से। बस जो जो रोल भगवान ने दिया है ना उनको ईमानदारी से निभा लो। आपके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है, कुछ गलत नहीं होगा। रोज मंदिर जाने से कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। और कृपया मुझे नास्तिक मत लिखना, है ना। मैं सिर्फ अपने विचार बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, भगवान में विश्वास है भाई, शांति रखती हूँ, पर मैं मंदिर में जा करके और वो उस तरह की चीजें जो है वो मैं नहीं करती हूँ। विश्वास पूरा है पर आडंबरों में विश्वास नहीं है, आप ये कह लो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने कर्मों को भी अच्छे से कर लें तो हम सुधरते ही हैं, हमारा काम तो अच्छा होता ही है, हमारे दोस्त हमसे सीखते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हर आदमी अपने आप को भी तरक्की पे ले जाए तो पूरा इंडिया तरक्की कर ले, है ना। सोचने की बात ये है। चलो, बड़ा लंबा एग्जाम्पल दे दिया मैंने। बर्स्ट योर बबल, ये देखो ये एक बबल है और इसके अंदर कोई इंसान रहता है, आप बर्स्ट योर बबल, अपने बबल को फोड़ के बाहर आ जाना, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना। टू ब्लो अवे द बबल, बलून नहीं। टू रूइन समवन्स हैप्पीनेस, हाँ ये हो सकता है। गिव अप, हार मान जाना नहीं। टॉक, किसी से बात करना नहीं, ये ठीक है। रूइन समवन्स हैप्पीनेस, कोई खुश है, अपने उस जोन में है और आप जाके उसे कोई बुरी खबर दे रहे हो तो आपने उसके बबल को फोड़ दिया है, यानी आपने उसकी खुशी को बिगाड़ दिया है, आपने उसकी खुशी को बिगाड़ दिया है, ये कह सकते हो आप। आओ बेटा, बी इन 2 माइंड्स, देखो कितनी आसान सी बात है। इसमें मैं बहुत बार ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पहले तो आप इसी को देख लो, ये
दो तरह का साइन है, इधर रेड है इधर येलो है, और ये खड़ा हो गया अपना दिमाग खुजा रहा है किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा, किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपका बैच अनाउंस किया था ना जब 1499 वाला जिसमें आपने एनरोल कर रखा है, तो उस समय पे बहुत से बच्चों को मैंने ये कहा था कि 25 फरवरी को ना एक और बैच आएगा जिसमें मैं बेसिक ग्रामर और स्पोकन सिखाऊंगी, है ना। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मैम फिर ये वाला बैच लूं कि वो वाला बैच लूं, इस बैच का हिस्सा बनूं कि उस बैच का हिस्सा बनूं। इस तरह की कंफ्यूजन डिसीजन लेने में जब हमें आए तो उसे हम कहते हैं आई एम इन टू माइंड्स, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके अभी रिश्ते देखे जा रहे हैं, मतलब घर वाले रोज एक नई लड़की की फोटो दिखाते हैं, फिर एक नई लड़की की फोटो दिखाते हैं, फिर एक नई लड़की की फोटो दिखाते हैं, ऐसे वो आपको फोटोज दिखाने में लगे हैं किसी बच्चे का, क्योंकि जवान बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, तो इसी उम्र में ही जो है वो शादी और करियर दोनों ही चीज़ों का निर्णय हमें लेना होता है। तो सपोज आपको फोटोज दिखाई जा रही हैं लड़कियों की, या लड़की को फोटो दिखाई जा रही है लड़कों की, तो हम ये सोच रहे हैं कि 10 फोटो दिखाई, 10 में से हम 3 लेके बैठ गए, मम्मी ये एकदम फिट लग रही है मुझे पर बाल उसके अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाई उसकी अच्छी लग रही है ना, शादी करनी है एक से, और मन टिक गया कितनों पे, 3 पे। तो अब बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली को चुनूं, इसका ये अच्छा उसका वो अच्छा, क्या हो गया कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कौन से वाले को चुनूं, तो दैट इज अनेबल टू डिसाइड, समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाऊं,